आज का मौजू हमारा जो है वो कब्ज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं और इसके क्या इलाज है। इसी तरह कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है जैसे थायराइड ग्लैंड की अगर हाइपोथायराइड है और उसकी आपके हार्मोन्स थायराइड के कम बन रहे हैं, तो ये बहुत कॉमन काज़ है। बाज़ का आप बहुत स्ट्रेन करते हैं तो आपको पेल्विक मसल्स जो फ्लोर ऑफ पेल्विस होती है, वो मसल्स वीक हो जाती हैं। उस दौरान में आप लैक्सेटिव चाहे वो इसबगोल का छिलका हो रात के वक़्त पानी में, शरबत में, दही में, किसी चीज़ में भी हल करके उसको आप इस्तेमाल कर लें। वर्ज़िश जो लोग वॉक करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं, उनके एब्डोमेन के मसल, उनके जिस्म के जो मसल्स हैं, आंतों के जो हैं, ये सारे टोन अप रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आज का मौजू हमारा जो है वो कब्ज़ के बारे में है। ये एक ऐसी कॉमन सी बीमारी है, आजकल के दौर में ये इतना ज़्यादा कॉमन है कि हर शख्स ज़िंदगी के किसी न किसी हर हिस्से में, किसी न किसी मोड़ पर इसका शिकार होता है और कुछ लोग तो पुराने ऐसे होते हैं कि जिनको दायमी कब्ज़ जिसे कहते हैं कि वो उसके से मुब्तला होते हैं। तो इसकी हम डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं और इसके क्या इलाज है। इसकी वजूहात में जो है वो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें इसके बारे में देखना पड़ेगा कि ओल्ड एज जो है ये इटसेल्फ जो ज़्यादा उम्र है 60 प्लस के जो लोगों में ये बहुत कॉमन होती है क्योंकि जैसे जैसे आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स स्लो होते हैं इसी तरह आपकी आंतों की हरकत भी स्लो हो जाती है और उससे फिर क्योंकि नॉर्मल हालात में आप देखें कि ये पिक्चर जो आप अगर गौर करें तो इसमें खुराक जब बड़ी आंत में जाती है तो वहाँ पर जाकर सिर्फ पानी जज़ब करना होता है और बाकी ये सिर्फ स्टूल जो बनता है, पखाना बनता है, वो ऐसे पास हो जाता है। उसका बड़ी आंत का स्टोरेज का एक फंक्शन है और उसका जो स्टूल के फाइनल जो स्टेजेस हैं, उसमें उसका फंक्शन है। अगर वो बड़ी आंत में फ़र्ज़ करें अगर कोई शख्स डेली वॉशरूम जाता है, तो उसकी बजाय अगर वो एक दिन छोड़ कर जाएगा, तो वो जितना देर वो स्टे करेगा पखाना बड़ी आंत में, उसका पानी जज़ब होता रह जाएगा और वो सख्त पखाना सख्त होता जाएगा। और जैसे ही पखाना सख्त होता है, तो उसमें फिर पास करने में पखाने को हाजत रवाई में दिक्कत होती है, तो बाज़ औक़ात आप खुद ही रोक लेते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको दफ़्तर से देर हो रही है, आपको एग्ज़ाम से, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से देर हो रही है, तो आप इंटेंशनली उसको हाजत को रोक लेते हैं। तो उससे क्या नुकसान होता है कि वो जिस्म का जो पानी होता है, वो जो आंतें बड़ी आंत है, वो उसको जज़ब करती रहती है पखाने को के पानी को और वो सख्त होता रहता है। तो ये इसमें बहुत से अवामिल हैं और फिर ये लैक ऑफ एक्सरसाइज़, हमारी खुराक में फाइबर की कमी और बाकी जो हमारी जो इम्बैलेंस डाइट है, उनमें सारी चीज़ें जो है ना उसमें आता है। और फिर जो रूटीन है हमारी, उसमें कुछ लोग आप देखें कि आपको फ़िल्मों में और ड्रामों में या इस किस्म के जो पुराने जो जो जिसमें माहौल दिखाया जाता है, उसमें आप अगर अपने बुज़ुर्गों से भी किसी से पूछें, तो वो किसी ज़माने में ऐसे ही होता था कि सुबह-सुबह लोग म फजर से पहले खेतों में निकल जाते थे जबकि उनके घरों में ये जो बाथरूम और वॉशरूम नहीं हुआ करते थे। तो वो उनकी आदत थी, उनकी रूटीन और वो उससे फ़ारिग होके हल्के होके आ जाते थे। अब ये है कि वॉशरूम में लोग जाते भी हैं तो साथ मोबाइल ले जाएँगे, साथ अखबार ले जाएँगे, कोई रिसाला ले जाएँगे। उनका जो कंसंट्रेशन है वो इधर-उधर होगी, उनको वो घंटा-घंटा बैठना पड़ता है और फिर जाके जो वो है उनकी जो है उम्मीद भर आती है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये हमारे जो सोशल जो एक नॉर्म्स हैं, इनको ठीक करना बहुत बेहतर है कि हमारी एक तो रूटीन अगर आप उसको फ़ज्र से पहले बाथरूम जाते हैं तो कोशिश करें उसकी रूटीन को आप अपसेट ना करें। एक दिन भी आपने डिले किया तो अगले दिन पखाना आपका डेफ़िनिटली सख्त आएगा। इसी तरह बाज़ लोगों को नाश्ते के बाद हाजत होती है। इसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं कि हमारे मैदे में आपके खुराक जाती है तो वो कोलन को और आंतों को हरकत में ले आती है। ये आपने गौर किया होगा कि रमज़ान के महीने में आप देखेंगे आप को जो हवा का अखराज है और पखाना जो है वो रुक जाता है, आना नहीं नहीं आता। क्यों? कि आपके खाते नहीं हैं 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे आप कुछ नहीं खाते, ना पानी पीते हैं, तो आपकी आंतों की हरकत कुदरती तौर पे स्लो हो जाती है। तो इसी तरह गैस्ट्रोकोलिक जब नाश्ता करते हैं, कुछ लोग नाश्ते के बाद उनको आदत होती है तो उनको फिर वॉशरूम में ज़रूर जाना चाहिए और उसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। इसी तरह वर्ज़िश जो लोग वॉक करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं, उनके
एब्डोमेन के मसल, उनके जिस्म के जो मसल्स हैं, आंतों के जो हैं, ये सारे टोन अप रहते हैं और वो उनको फिर किसी किस्म का दिक्कत नहीं होती और वो जो है वो कब्ज़ की शिकायत नहीं होती उनको। इसी तरह कब्ज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कि वो अगर ज़्यादा अरसा रहेगा तो फिर आप वॉशरूम में बैठकर तो स्ट्रेन करेंगे, आप ज़ोर लगाएँगे। ज़ोर लगाने से आपकी जो खाने वाली जगह और वेन्स होती हैं, वो फूल जाती हैं और फिर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो रप्चर कर जाती हैं और आपको ब्लीडिंग और बवासीर की शिकायत हो जाती है। इसी तरह फिशर के उसमें एक ज़ख्म सा बन जाता है, जो कि इन चीज़ों से ज़्यादा स्ट्रेन करने से वो बन जाती है। इसी तरह बाज़ औक़ात इन्फेक्शन अगर बहुत सख्त पखाना अगर हो गया तो वो फिर फीकल इन्फेक्शन और वो गोले से बन जाते हैं और जिसे आम ज़ुबान में सुद्दे भी कहते हैं, वो बन जाते हैं। वो फिर अनीमा से या मैनुअल उनको इवैक्यूएशन करना पड़ता है। इसी तरह बाज़ औक़ात आप बहुत स्ट्रेन करते हैं तो आपको पेल्विक मसल्स जो फ्लोर ऑफ पेल्विस होती है, वो मसल्स वीक हो जाती हैं जो कि मसाने के इर्द-गिर्द भी होते हैं और फिर पेशाब भी बाज़ औक़ात आपका जो है लीक होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो है ना उसकी साइड इफ़ेक्ट होती हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि बतौर साइड इफ़ेक्ट कब्ज़ करती है। इनमें दर्द की दवाइयाँ ख़ास तौर पे जो शदीद दर्द की दवाइयाँ हैं, ओपिएट्स वगैरह हैं, इसी तरह ब्रूफेन वगैरह, इबुप्रोफेन टाइप की दवाइयाँ जो होती हैं, ये है एंटासिड्स हैं कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, जो दवाइयाँ भी इसमें साइड इफ़ेक्ट के तौर पे वो करती हैं। उल्टी की कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ एलर्जी की दवाइयाँ हैं, तो ये डॉक्टर से लाज़मी मशवरा कर लेना चाहिए कि इनमें कोई ऐसी दवाई तो नहीं, क्योंकि अगर आपको कब्ज़ किसी दवाई के खाने से शुरू हो गई है, तो आप उससे मशवरा कर सकते हैं। या फिर उसका हल दूसरा ये है कि आप उसके साथ कुछ लैक्सेटिव ले लें। अगर कुछ मेडिसिन ज़रूरी है आपके खाने के लिए, तो उस दौरान में जब से आप दवाई ले रहे हैं, उस दौरान में आप लैक्सेटिव, चाहे वो इसबगोल का छिलका हो, रात के वक़्त पानी में, शरबत में, दही में, किसी चीज़ में भी हल करके उसको आप इस्तेमाल कर लें या कोई और जो फार्मेसी से लैक्सेटिव अवेलेबल हो, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के अगर हाइपोथायराइड है और उसकी आपके हार्मोन्स थायराइड के कम बन रहे हैं, तो ये बहुत कॉमन काज़ है कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की। शुगर के मरीज़ों में कैल्शियम का इंक्रीज़ होना, कैंसर ऑफ कोलन जो है, कोलन का और बड़ी आंत का जो कैंसर है, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसी तरह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि रूल आउट होनी चाहिए। अगर आपका रूटीन और बाकी चीज़ें और फाइबर खुराक में ठीक है, पानी की मिकदार आप प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, तो फिर आपको इन चीज़ों की तहकीक, जुस्तजू, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। तो सबसे अहम चीज़ कि एक्सरसाइज़, रूटीन को बेहतर करें, फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा, जो चीज़ आपके हाथ में और लेस इन्वेसिव है, जो कि बड़ा ईज़ी टू अडॉप्ट है, उसको आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। उसमें आपको सुस्ती नहीं करनी चाहिए। जो फिर आगे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो जो कॉज़ है उसको ट्रीट किया जाएगा, तो फिर उस हिसाब से वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।